हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 44 से। तो अपन लास्ट टाइम छोड़ा था ब्लैक शीप पे, तो अब पढ़ेंगे अपन ब्लाइंड एली। ब्लाइंड एली क्या होता है? कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं हो उसको बोलते हैं अपन ब्लाइंड एली, या फिर ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, है ना। क्या बोलूँ? एली का मतलब होता है आगे का रास्ता, और आगे का रास्ता अगर अंधा है, अंधा इन द सेंस कि अंधे को कभी दिखाई नहीं देता, मतलब कि अंधा आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो ऐसी गली जिसमें आगे अपन को पता नहीं है वो गली अंधी है, या फिर ऐसे बोलूँ कि आगे कुछ पता नहीं है क्या है। तो ब्लाइंड एली का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रगति कब नहीं होएगी? जब रास्ते का पता ही नहीं है अपन को, सही बात है ना। तो इस सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड अली, ठीक है ना। ब्लाइंड एली, क्योंकि उस रास्ते के बारे में अपन पूरी तरह ब्लाइंड है ना कि यार आगे क्या होगा पता ही नहीं है अपन को, पूरी तरह ब्लाइंड है, क्योंकि वो जो रास्ता है अपना वही ब्लाइंड है खुद, है ना। पता नहीं है उस चीज़ के बारे में अपन को ही। इसके बाद है अपना ब्लाइंड डेट। डेट करना तो सबको पता है हमको, डेट क्या होता है। इसके बाद है ब्लाइंड डेट, है ना। अब ब्लाइंड का मतलब मैंने किससे निकाला है कि जिस चीज़ के बारे में अपन को कुछ पता ही नहीं है उसको अपन बोलेंगे ब्लाइंड। जैसे ना, एक अंधे व्यक्ति को मतलब ये होता है यार कि पता नहीं कैसी होती होगी दुनिया, तो उसको कुछ पता नहीं होता बाहर की दुनिया का, तो उसके लिए अपन ब्लाइंड यूज़ करते हैं। और डेट का मतलब जैसे कोई भी लड़के लड़की मिलते हैं उसको अपन डेट बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम उनकी मीटिंग होती है उसको डेट बोल देते हैं, है ना। तो ब्लाइंड डेट का मतलब निकलता है किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। जैसे मैं किसी से मिला तो उसको मैं उस व्यक्ति से पहली बार मिला हूँ और वो व्यक्ति मेरे लिए अनजान है, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा अनजान व्यक्ति से मिलना, ब्लाइंड डेट, है ना। इंग्लिश में बोलूँ तो ए मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट येट बिफोर। मतलब अब तक जो लड़के लड़की नहीं मिले थे ना, तो उनका जो मिलना होता है उसको अपन बोल देते हैं ब्लाइंड डेट, है ना भैया। इसके बाद चलो आगे। इसके बाद है ब्लो बंस आउट ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, है ना। तो ब्लो बंस आउट ट्रम्पेट मतलब कि खुद की प्रशंसा करना, मतलब कि खुद के बारे में बड़ाई का करना, है ना। तो खुद के बारे में बड़ाई करने को क्या बोलते हैं? अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ। ओके। इसके बाद चलो आगे। इसके बाद है ब्लू ब्लड। इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा? रेड ब्लड। उसका मतलब था दुश्मनी। तो लोगों में खतरनाक दुश्मनी होती है ना, उसको बोलते हैं। और ब्लू ब्लड किसको कहते हैं? शाही व्यक्ति, ठीक है, या फिर रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है। ब्लू ब्लड का मतलब किससे लेते हैं अपन? एक एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट से लेते हैं, मतलब एक शाही व्यक्ति से लेते हैं। एक, या फिर क्या बोलूँ मैं, संस्कारी लड़के से लेते हैं, है ना। वो वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा इसके लिए जो सटीक रहता है, पर कोई नहीं। ब्लू ब्लड का मतलब अपन लेते हैं शाही व्यक्ति से, ठीक है ना, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। इसके बाद है अपना ब्लू बुक। अब ब्लू बुक का सेंस अपन किससे लेते हैं? सरकारी रिपोर्ट से या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट से, ठीक है। ब्लू बुक का मतलब लेते हैं अपन कि सरकारी सिस्टम में अपनी ब्लू बुक यूज़ होती है, ब्लू कलर की बुक यूज़ होती है, उससे लेते हैं इसका सेंस अपन, ठीक है ना, ब्लू बुक। इसके बाद है अपना बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूर्णतः, सही बात है ना। अपने अंदर क्या है? एक तो अपनी पूरी बॉडी है और बाकी बात दूसरी अपनी क्या है? आत्मा, सही बात है। अगर इन दोनों को शामिल कर ले तो बॉडी और आत्मा दोनों हो जाती है, मतलब कि कंप्लीटली, पूर्णतया, सही बात है ना। इसके बाद है नेक्स्ट अपना बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, या फिर आकस्मिक विपत्ति, या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अब सीधी सी बात है यार, ब्लू से अच्छा, अब ब्लू है, ब्लू इन द सेंस की आकाश, है ना। अब आकाश से कभी कोई बोल्ट तो गिरेगा नहीं, और अगर गिर भी जाता है ना कभी कभार, तो वो आकस्मिक रूप से गिरता है, यूजुअली तो गिरता नहीं है। कभी कभार गलती से किसी रीज़न की वजह से कभी गिर जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो कभी गिर जाए तो उसको अपन बोलते हैं आकस्मिक विपत्ति, ठीक है ना। जो आकस्मिक आती है बिना बताए, अनएक्सपेक्टेडली आती है, उसको अपन बोलते हैं आकस्मिक विपत्ति, ठीक है। इसके बाद है अपना बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है ना। बोन तो अपन बोल सकते हैं कोई हड्डी है ना। और कंटेंशन अपन बोलते हैं झगड़े से या डिस्प्यूट से। झगड़ा लिखने में तो आ गया, ठीक है, झगड़ा। अब ये है जैसे दो कुत्ते हैं और कुत्तों के बीच में क्या रखी है? एक हड्डी। कुत्तों के बीच में हड्डी और 30 मान कान पे नोटों की गड्डी, दोनों चिन्ह बेकार है। कुछ याद आ गया? तो क्या बोलते हैं, ये दो जो कुत्ते हैं ना, ये लड़ते हैं इस चीज़ पे, बोन ऑफ कंटेंशन पे। कुत्ते वाली कहानी भी है एक, है ना, ग्रेट डॉग वाली, शायद वही है आई थिंक, या फिर पता नहीं। दो डॉग है जो मतलब एक ही बोन के लिए लड़ते हैं, है ना, बोन ऑफ कंटेंशन। तो अब ये जो बोन ऑफ कंटेंशन है, ये इन दोनों डॉग में लड़ने का एक रीज़न है ना। इसलिए इसको अपन बोलते हैं झगड़े की वस्तु या फिर झगड़े का कारण। कौन हुआ?
बोन हुआ खुद, है ना, वस्तु की, झगड़े की वस्तु या फिर कारण या फिर सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद है अपना इसके बाद है अपना बून या फिर ब्लेसिंग इन डिस्गस, मतलब कि छिपा हुआ वरदान। मतलब कि बून या फिर जो ब्लेसिंग है, जो भी अपना आशीर्वाद है, वो डिसगुइस है, मतलब कि छिपा हुआ है। तो मतलब छिपा हुआ वरदान इसका मतलब, हिंदी में इंग्लिश में बोलूँ तो उनको हिडन ब्लेसिंग। अब बून का मतलब तो होता है वरदान, और एक और होता है अपना बेन, उसका मतलब होता है अपना अभिशाप, ठीक है। आ जाए लिखने में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है, सेकेंड, हाँ, इसमें है अपना बोसोम फ्रेंड। बोसोम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त या फिर फास्ट फ्रेंड, है ना। बोसोम फ्रेंड का मतलब होता है, इसको याद रख लो, फैक्ट है ये तो यार। बोसोम फ्रेंड का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, जिगरी दोस्त। या फिर बोसोम का मतलब अपन बोलते हैं बाय ब्रेस्ट, बाय चेस्ट, बाय हार्ट, या फिर मैं बोल दूँ उसको बाय हार्ट। मतलब कि ऐसा दोस्त जो कतई जिगरी यार हो, कतई कतई दिल का आदमी हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन बोसोम फ्रेंड। इसके बाद है ब्रेक द आइस। इसके बाद है अपना ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं है कि यार जो सामने जो आइस है उसको तोड़ दे। इसका मतलब ये है कि यार दो लोग अगर बात नहीं कर रहे तो उनको बोलो कि यार तुम लोगों को बात करो, तुम चुप्पी तोड़ो। तो उसके लिए अपन उस सेंस में यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। इसके बाद है ब्रेथ बंस लास्ट, या फिर मर जाना, और टू पास अवे, टू डाई। मतलब ब्रेथ ही मतलब सांसें, ब्रेथ ही मतलब सांसें, है ना। अब सांसें कैसी है, लास्ट सांसें है, ठीक है। सांसें कैसी है, वंस लास्ट, मतलब वंस यानी अपनी अंतिम सांसें। अंतिम सांसों का मतलब क्या है, अब अंतिम सांसें है मतलब कि कहीं ना कहीं वो मरने जा रहा है, इसीलिए तो वो अंतिम सांसें हैं, सही बात है ना। तो अंतिम सांसों के बाद वो मर जाएगा, तो लास्ट ब्रेथ मतलब अंतिम सांसें, मर जाना। और एक टू पास अवे या फिर टू डाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद आओगे तो कहाँ चलेंगे, ब्रॉड डे लाइट पर, ठीक है, दिन दहाड़े। अब ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या है यार, ब्रॉड डे मतलब कि पूरे दिन दहाड़े, मतलब पूरे दिन, डे लाइट यानी दिन की लाइट में, मतलब कि दिन दहाड़े। इसका मतलब क्या है, इन डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। सही बात है यार, दिन दहाड़े तो क्या ही है, क्राइम छुप नहीं सकता, मतलब दिन दहाड़े तो, है ना। इसके बाद है ब्रोकन रीड। इसके बाद है ब्रोकन रीड। अब ब्रोकन रीड का मतलब कैसे निकालते हैं, टूटी हुई रीढ़ ऐसे तो निकालेंगे नहीं। इसका मतलब होता है ए विश्वासी व्यक्ति, या फिर ए वीक और एक अनरिलायबल पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पे अपन रिलाइएबल नहीं है, या फिर जो अपने रिलायबल नहीं है, ए विश्वासी व्यक्ति है। तो ऐसे रखो, ये जो रीढ़ है ना, इस रीढ़ को याद कर लो रीढ़ की हड्डी से, है ना। रीढ़ को याद कर लो रीढ़ की हड्डी से, क्या यार, जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट रही है उस पर अपन टच नहीं कर सकते कि वो कोई काम कर देगा या नहीं कर देगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया यार ये कट्टा उठा के वहाँ पे रखना है, अब जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट रही है वो कैसे रखेगा, सही बात है ना। वो तो अविश्वासी व्यक्ति है इस चीज़ के मामले में, है ना। तो ब्रोकन रीड का मतलब है क्या, अविश्वासी व्यक्ति। इसके बाद है अपना ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है, विचार मग्नता, मतलब कि कोई एक चीज़ में ध्यान इतना खतरनाक है ना, एक चीज़ में ध्यान इतना खतरनाक है ना कि दुनिया में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, कोई पता नहीं। ध्यान इस तरफ है, इस एरो का मतलब कि इस तरफ ध्यान है, तो केवल इसी जगह वो ब्राउन है पूरी तरह, ब्राउन स्टडी, ठीक है ना। इसी तरफ ध्यान है पूरा इसका, तो इसलिए इसको बोलती है ब्राउन स्टडी। इसका मतलब होता है विचार मग्नता, विचारों में मग्न होना। इसको बोलते हैं अपन ए स्टेट ऑफ डीप थॉट। सही बात है ना, सही है। या फिर ऐसे बोल लो अपनी अपनी कहावतों के सेंस में कि भाई हमको तो दुनिया को तो एक ज्ञान होगा कि अब तो हमारे तो बाढ़ भी बुरे हो गए, है ना, मतलब बुरे नहीं है का, मतलब उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, किसी एक चीज़ में इतना ज़्यादा फोकस रहा है। या फिर मैं बोलूँ कि यार सीजीएल की तैयारी करते करते बाढ़ सफ़ेद हो गए, बाढ़ बुरे हो गए, मतलब ऐसी पढ़ाई कर करके, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में मग्न हुए ना, तभी वो चीज़ हमारे साथ हैपन हुई है ना। वैसे कहावत है केवल बोलने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। विचार मग्नता, ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, इसलिए इसके लिए ब्राउन वर्ड यूज़ किया है, ब्राउन स्टडी वर्ड यूज़ किया है। इसके बाद है नेक्स्ट, बुल इन द चाइना शॉप, है ना। अब इसका मतलब क्या है, जो जगह के अनुकूल ना हो, या फिर वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। अब यार ऐसा कभी होता है क्या कि दुकान में कभी कोई सांड आ गया, है ना, बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन है ये तो, और कभी ऐसा होता भी नहीं है। और वैसे भी अगर कोई दुकान में अगर कोई सांड आ जाएगा अंदर, तो सबसे ज़्यादा अनप्लीजेंट सिचुएशन हैपन होगी, सही बात है। और वो जो सांड होगा इस जगह के अनुकूल नहीं होगा, जो जगह के अनुकूल ना हो, सही बात है ना। चाइना शॉप के अंदर बुल कोई अनुकूल थोड़ी है क्या यार,
वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेलिकेट सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट बर्न ए होल, बर्न सॉरी इसके बाद है बर्न ए होल इन द पॉकेट। इसका मतलब होता है शीघ्रता से खर्च करना और एक मनी स्पेंड क्विकली। अब सीधी सी बात है, बर्न ए होल मतलब कि मान लो पॉकेट में कोई होल है और वो जल रहा है। इसका मतलब ये है कि यार पॉकेट में पैसे रखे हैं, बर्न जल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पैसे धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, है ना। इसको ऐसे समझ लो, मान लो ये मेरी पॉकेट है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से अब इसने क्या है, यहाँ से जलना किया शुरू, इसने क्या है जलना शुरू किया, यहाँ से जलेगी। अब इसमें बहुत सारे चिल्लर रखे हुए हैं, चिल्लर 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 पार्टी सारे। अब यहाँ से ये जलना शुरू किया, यहाँ जल गया, ये पैसे बाहर आ गए, और जलेगा और पैसे बाहर आएंगे, और जलेगा और पैसे बाहर आएंगे, और जलेगा और पैसे बाहर आएंगे। ऐसे में ये पूरा जल गया, पूरा पॉकेट ही जल गया। तो क्या हुआ, सारे पैसे बाहर आ गए ना मेरे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, इसके लिए मैं बोलूँगा कि यार बर्न अ होल इन द पॉकेट, मतलब कि पॉकेट का जो होल है वो जल गया। जिससे क्या है, शीघ्रता से खर्च करना, इसका मतलब निकला शीघ्रता से पैसे खर्च हो गए। मनी स्पेंड क्विकली, सही बात है, मनी बहुत जल्दी उठ गया, पूरा बहुत जल्दी स्पेंड हो गया, है ना। इसके बाद चलो आप, बर्न बर्न्स फिंगर्स मतलब कि खुद की उंगली जलाना। अब यार खुद की उंगली जलाएंगे तो खुद का नुकसान करेंगे, सीधी सी बात है, खुद का नुकसान कर बैठेंगे। टू गेट वंस इनटू ट्रबल मतलब कि खुद को ट्रबल में डालना, खुद को परेशानी में डालना। इसके बाद है बर्न बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब बर्न द कैंडल, कैंडल को दोनों सिरों से जलाना। अब एक तो ये होती है कि यार जो चीज़ें एक साइड से जल सकती है उसको तुम जला रहे हो दोनों साइड से, तो कहीं ना कहीं वो फिजूल खर्ची है, सही बात है ना, मतलब टू वेस्ट मनी। और एक ये भी तो कह सकते हैं यार, इसका मतलब है ना दो सेंस में निकलता है। अगर कोई कैंडल है, मान लो ये मेरी कैंडल है, अब इस कैंडल को मैं मान लो, ऐसी नहीं होती कैंडल, सॉरी ऐसी होती है। इस कैंडल को मैं जला रहा हूँ, मैं जल गई कैंडल। अब एक दिशा से जला रहा हूँ, उसके बाद मैंने मान लो इधर से भी जला लिया, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ यार कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना। भाई मतलब मेहनत बंदा ऐसी कर रहा है कि ना तो दिन देखता ना रात देखता, है ना। तो क्या बोलते हैं, वो जो कैंडल है वो ऊपर से भी जल रही है, नीचे से भी जल रही है ना। क्योंकि यार कैंडल का मतलब कहीं ना कहीं एक होप सी भी होता है, कैंडल जल रही है कहीं ना कहीं एक होप भी है। तो वो आगे से जले और पीछे से जले, इसके दो मतलब है। एक तो ये है कि फिजूल खर्ची करना, और एक मैं ये बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत करना, है ना। ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से चल रही है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं अपन बर्न द कैंडल एट द बोथ हैंड्स, ठीक है। इसके बाद है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। अब मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि, सही बात है ना भाई, मिडनाइट। अब मिडनाइट को कोई बर्न तो क्यों ही करेगा ऑयल को, सही बात है। तो क्या है कि जैसे दीपक लेते हैं अपन, है ना। अब दीपक में क्या होता है, तेल होता है। अब उस तेल को, अब तेल जलेगा कैसे, जब इसमें आग लगाएंगे अपन, सही बात है ना, दीपक जलेगा। तो रात के टाइम पे दिया जला के पड़ेगा ही सामने वाला, उस तो करेगा भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि देर रात तक मेहनत करना, ठीक है, मतलब कि लेबरिंग या फिर स्टडिंग टिल लेट नाइट, सही बात है ना। जैसे हमारे बाबा साहब वगैरह हुआ करते थे, वो भी ऐसे ही पढ़ा करते थे दीपक लेके। उनके लिए यूज़ कर सकते हैं अपन बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। वैसे तो हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं कि यार कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा रात को पढ़ता हूँ, देर रात तक मेहनत करता हूँ, कि आई बर्नड द मिडनाइट ऑयल लास्ट नाइट, कि मैंने कल रात्रि देर तक मेहनत की, सही है। इसके बाद है नेक्स्ट बर्निंग क्वेश्चन। अब बर्निंग क्वेश्चन कैसे होते हैं कि ज्वलंत प्रश्न, मतलब बर्निंग मतलब कोई क्वेश्चन है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है ना, बहुत ज़्यादा हॉट इशू बना हुआ है, जिसकी हर जगह बातें चल रही है, तो उसको बोलेंगे अपन बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ज्वलंत प्रश्न या फिर हॉट इशू, जिस पर हर कोई बात करना चाहता है। जैसे बाहुबली पिक्चर आने के बाद सब लोग पूछ रहे थे कि यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जिसका रीज़न मतलब बाहुबली 2 में मिला था। तो उस टाइम पे ये एक बर्निंग क्वेश्चन हो गया था, है ना। फिर इसके बाद है ब्यूरी द हेड चेट, है ना। हेड चेट का मतलब होता है वैसे तो दुश्मनी, आई थिंक दुश्मनी होता है। हेड चेट का मतलब होता है दुश्मनी, और ब्यूरी का मतलब होता है दफना देना या ख़त्म कर देना। तो इसका मतलब क्या निकला, दुश्मनी ख़त्म करना, है ना। टू एंड ए हॉस्टेलिटी, हॉस्टेलिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मनी, सही बात है, ठीक है साहब। ब्यूरी द हेड चेट का मतलब है कि भाई साहब जो भी अपने हेड चेट है उनको ब्यूरी कर दो, उनको दफना दो, जो भी अपनी दुश्मनी है उसको ख़त्म कर दो और आगे बढ़ो। इसके बाद है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब ये है कि रुक रुक कर अनियमित रूप से या फिर इरेग्युलरली, ठीक है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स। अब फिट इंसान खुद को कब मानता है, जैसे अब इंसान ने खुद को फिट मान लिया कि भाई मैं तो फिट हूँ, ठीक है, लेकिन फिर सोचता है यार फिट नहीं हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, ठीक है। स्टार्ट किया उसने फिर से,
फिर उसने फिट मानेगा खुद को तो रुक जाएगा, फिर स्टार्ट करेगा, तो मतलब कि रुक रुक कर, मतलब कि इरेग्युलरली, ठीक है। इसके बाद है बाय हुक एंड बाय क्रुक। इसका मतलब है गलत या सही किसी भी ढंग से, या फिर बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। सही बात है ना यार। बाय हुक एंड बाय क्रुक, हुक का मतलब तो मतलब सही है गलत किसी भी तरीके से, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं क्रुक, है ना। नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं क्रुक, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं हुक, ठीक है। तो गलत या सही किसी भी ढंग से, बाय एनी मीन्स या फिर राइट और रॉन्ग, वो काम अपना होना चाहिए होता है, मतलब बाय हुक एंड क्रुक वो काम होना चाहिए। इसके बाद है बाय लीप एंड बाउंड्स। इसको अपन बोलते हैं दिन दूनी और रात चौगनी एट ए रैपिड फीस। कहते हैं ना कभी कभी यार कि पढ़ाई ऐसी करो दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाए तुम्हारे लिए, है ना। मतलब बाय लीप एंड बाउंड पढ़ाई करो, बाय लीप एंड बाउंड पढ़ाई करो। और बर्न द मिडनाइट ऑयल, वो कहाँ है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करो कि बर्न द मिडनाइट ऑयल और एक बाय लीप एंड बाउंड, दिन दूनी और रात चौगनी हो जाए एट ए रैपिड पेस, ठीक है। इसके बाद है अपना कौन सा, इसके बाद है अपना कौन सा, बाय द स्किन ऑफ बंस टीथ, या फिर वाई ए विस्कर, ठीक है। अब इसका मतलब इससे निकल रहा है कि यार जो अपने दांतों की जो स्किन है, अब दांतों में तो अपनी थोड़ी सी स्किन है ना, थोड़ी सी स्किन है दांतों में तो अपनी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे थोड़े से अंतराल से, मतलब कि नैरोली, या फिर बाय ए हेयर ब्रेथ, मतलब कि जो अपनी अपने जो बालों की जो चौड़ाई है ना, बालों की जो मोटाई है उसके लिए, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा अंतराल, मतलब है ना, बाय द स्किन ऑफ बंस टीथ, अपने दांतों की स्किन से। अब अपने दांतों में तो थोड़ी सी स्किन होती है ना यार, ठीक है। अब इसके बाद है कैरी द कोल टू न्यू कासल, ठीक है। कैरी द कोल टू न्यू कासल, कैरी द कोल टू न्यू कासल मतलब बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ मनी। अब इसका मतलब क्या है, देखो देखो, कैरी द कोल टू न्यू कासल्स। अब ये जो न्यू कासल्स नाम की, अब ये जो न्यू कासल्स है ना, ये इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, इंग्लैंड में एक जगह का नाम है। और यहाँ पे क्या होता है पता है, जो अपने कोल होते हैं ना, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसर जगह है ये। तो जहाँ पे कोल प्रोड्यूस होते हैं, अगर तुम वहीं पे ही कोल लेके आओगे, तो वो कोई लॉजिकल बात है क्या यार, है। वो तो बेवजह मेहनत है ना भाई, जो प्रोड्यूसर है जिस चीज़ का, तुम उसी को कोई चीज़ लगा ला के दे रहे हो, तो वो कोई सेंसेबल बात है क्या यार, वो तो फालतू की मेहनत है, वो क्यों लेगा, वो खुद ही प्रोड्यूसर है, तो लाने में उसकी फालतू में बेवजह मेहनत हो रही है। सही बात है ना। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी एंड डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सही बात है। उसका ना ही तो कोई उसको मूल्य मिलेगा, ना ही उसकी कोई जो एनर्जी वेस्ट हुई है उसका कोई मूल्य मिलेगा। सही बात है यार, है ना। अब इसके बाद है नेक्स्ट, आगे बढ़ो। कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है ना। कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब क्या है यार, कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन का, कि जैसे स्वाइन का मतलब होता है सुअर, ठीक है ना। और ये मेरे सुअर है भाई, ये रुक जा यार, जैसे ये है सुअर, ये है सुअर, एक सुअर, दो सुअर, तीन सुअर, चार सुअर। अब ये चार सुअरों के सामने मैंने रख दिए मोती, एक मोती, दो मोती, तीन मोती, चार मोती, पांच मोती, छह मोती, ठीक ठीक है। तो क्या ये सुअर ये मोतियों की कद्र कर पाएंगे कभी, क्या कभी इसकी वैल्यू समझ पाएंगे ये सुअर, नहीं समझ पाएंगे ना। तो इनके लिए अपन यूज़ करते हैं कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन। पियल्स का मतलब मोती, स्वाइन का मतलब सुअर, कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन मतलब, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल। अब बंदर के हाथ में अगर केला होगा तो उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको जानेगा। बंदर के हाथ में अगर नारियल दे देंगे तो क्या मतलब होगा उसके लिए, तो वो रॉन्ग हैंड हो जाएगा ना, कि यार सही हाथों में गलत चीज़ है ना, या फिर गलत हाथों में सही चीज़, ऐसा कुछ। तो उसके काम बताएगी नहीं कुछ, किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति को दे देना जो उसका मूल्य ना समझे, ठीक है ना। सही बात है। ए राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, सही बात है ना। इसके बाद चलो, कासल्स इन द एयर। कासल्स, अब कासल्स क्या होती है यार, कासल्स का मतलब एक तो डिंगे भी होता है और एक हवाई के लिए भी होता है कासल्स का मतलब, ठीक है ना। कासल्स का मतलब हवाइया, हवाइया बनाना, मतलब कि जो फेंकते हैं ना उनको बोलते हैं कासल्स। फेंके मत बेटी हैं, तो उनको बोलते हैं कासल्स इन द एयर। तो उसके लिए हवाई किला बनाना। डे ड्रीमर मतलब कि दिन में सपने देखने वाला, ए होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, है ना, जो समान रूप से कभी रियलाइज़ हो। तो हवाई किला बनाना, कासल्स इन द एयर का मतलब क्या हुआ, जो हवाई किला बनाए, या फिर हवाई किला बनाए और जो केवल सोचता रहे चीज़ों को। या फिर एक तो हो गया हवाई किला बनाना जो फेंकने वाला होता है, और एक जो अपन बोल सकते हैं यार जो हवाई किला बनाने वाला, जो केवल सपने देखते रहता है, दिन में सपने देखने वाला होता है ना, कि यार आज आज मैं फॉर्चूनर ले लूँगा। डे ड्रीमर मतलब
है ना यहाँ पे डे ड्रीमर, जो दिनों दिन मतलब कि बातें करता रहता है, उनसे कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद है कैट एंड डॉग लाइफ। इसके बाद है कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। अब कुत्ते और बिल्ली की लाइफ कैसी होती है, ऐसी होती है ना यार, हमेशा ट्रबलसम टाइप की, हमेशा लड़ते रहते हैं टॉम एंड जेरी की तरह, है ना। कलहपूर्ण जीवन, कलहपूर्ण जीवन और एक ट्रबलसम लाइफ, है ना। टॉम एंड जेरी हमेशा क्या लड़ते रहते हैं दूसरे से, तो उनकी लाइफ कैसी होती है, ट्रबलसम, है ना। इसके बाद है कैच अ टार्टर। इसके बाद है कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर, ठीक है। तो टार्टर क्या है, कोई आई थिंक ये कोई बड़ा पशु पक्षी होता है यार, ये कोई बड़ा आई थिंक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कुछ, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना। तो मतलब क्या है, शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना, मतलब क्या है, टू ग्रैपल विथ अ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल अपोनेंट, ठीक है ना। मतलब कि कैच ए टार्टर, मतलब टार्टर को पकड़ पकड़ पाना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसको याद ऐसे रखना है कि टार्टर को पकड़ पाना मुश्किल होता है, इसलिए शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना होता, ठीक है। इसके बाद है कैट्स पाव। कैट्स पाव का मतलब क्या होता है, इसको तो याद रख लेना यार नॉर्मली। कैट पाव का मतलब होता है कि निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं अपन कैट्स पाव, ठीक है ना। कैट्स पाव का मतलब क्या है कि कोई आदमी को यूज़ करे ना, उसको बोलते हैं कैट्स पाव, ठीक है। ए पर्सन यूज्ड बाय अनोदर एज ए डूप और टूल, उसको बोलते हैं अपन कैट्स पाव, ठीक है। आगे चलो, च्यू द कड। च्यू द कड, है ना, इसका मतलब होता है मनन करना, या फिर टू पॉन्डर ओवर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर सोचना, या फिर मेडिएट, ठीक है। अब यार कड का मतलब होता है पता है क्या, कड का मतलब होता है जुगाली करना। कड का मतलब होता है जुगाली करना। अब ऊँट जब जुगाली करता रहता है तो क्या है, च्यू, उसको चबाना, उसको चबाता रहता है और बाहर भी निकालता रहता है, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। कभी कभी अपन भी नहीं करते या, किसी चीज़ के बारे में अपन देखते रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं, और अपन ऐसे ही दांतों को नीचे अपन दबा दबा के उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, है ना। इसको बोलते हैं अपन मनन करना, या फिर टू पॉन्डर ओवर, या फिर टू मेडिएट, है ना। इसके बाद है अपना क्या, चिकन हर्टेड। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड, ठीक है। चिकन हर्टेड, अब चिकन तो क्या होता है, छोटा सा होता है। चिकन मुर्गी होती है आई थिंक, हाँ, और चिकन होती यार, चिकन चिकन हाँ वही होती है, मुर्गी मुर्गा मुर्गी से ही बोलते हैं। अब चिकन हर्टेड का मतलब होता है यार कायर हृदय, है ना। यहाँ पे चिकन की जगह अगर आया था लोयन, तो लोयन हर्टेड, मतलब लोयन या फिर क्या बोलते हैं, लोयन हर्टेड आया था, तो मैं बोलता कि यार उसका तो बहुत ही, वो तो कायर नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कायर, कायर का अपोजिट क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा करेजियस होता है ना, उसको बोलते हैं करेजियस हर्टेड। या फिर मैं बोलूँ कि यार उस वो कायर नहीं होता, वो करेजियस होता है, वो साहसी होता है, कौन, लोयन हर्टेड, है ना। वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसी ऐसे ही। चिकन हर्टेड का मतलब किससे निकलता है, कायर से, है ना। जिसका बहुत ज़्यादा कायर हर्ट होता है उसको बोलते हैं अपन कायर, जिसका बहुत ज़्यादा जो डरा हुआ होता है उसको बोलते हैं अपन चिकन हर्टेड। या फिर लैकिंग करेज और कोवार्डली, सही बात है ना। लैकिंग करेज, इसमें साहस की कमी होती है, और जो डरपोक होता है, कोवार्ड होता है, ठीक है ना। इसके बाद है अपना नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी। सही बात है यार, कॉक यानी क्या होता है, मुर्गा आई थिंक, है ना, और बुल यानी सांड। तो इन दोनों की कोई कहानी है क्या, ये तो फालतू में बदनाम करने वाली बात है, बहुत ही इलॉजिकल कहानी है ना। तो मतलब मनगढ़ंत कहानी होगी ना ये, सही बात है, मनगढ़ंत कहानी हुई, और क्या, मतलब ये कॉन्कॉक्टेड स्टोरी। कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है बनाई हुई, मनगढ़ंत जो लोगों ने बनाई है ना। इसके बाद चलो, कोट्स पाव याद रखना है। केट्स पाव का मतलब होता है कि किसी इंसान को यूज़ करने वाले, केट्स पाव का मतलब है निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का यूज़ किया जाए उसको बोलते हैं अपन केट्स पाव, है ना। इसके बाद है अपना क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, तलवारें। क्रॉस का मतलब इस शेप में, अब एक तलवार ऐसे हैं, एक तलवार ऐसे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है ना, इसका मतलब लड़ना, है ना। और टू क्वारल और फाइट, सही बात है यार, तलवारें अगर ऐसे इस पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, मतलब टू क्वारल और फाइट। इसके बाद है क्राई फॉर द मून, ठीक है, क्राई फॉर द मून। अब यार मून, मून के लिए अगर कोई रोएगा तो वो चीज़ पाएगा क्या, कभी नहीं पाएगा। मून के लिए कौन रोता है, पहली बात तो ये हनुमान जी थोड़ी है कि यार जो सूर्य को मतलब फल खा के, मतलब फल मान के और खा गए, है ना, उनके जैसा तो कोई है नहीं है। क्राई फॉर द मून है, मून के लिए रोएगा तो रोएगा ही यार, सीधी सी बात है, वो तो उसको मिल भी नहीं सकता कैसे भी करके, है ना। तो इसका मतलब है किसी असंभव वस्तु की कामना करना। क्राई फॉर द मून का मतलब टू डिज़ायर द
अटेनेबल, सही बात है, जो जिसको अपन अटेन नहीं कर सकते उसकी केवल एक डिज़ायर, सही बात है ना। असंभव वस्तु की कामना करना अपने आप में एक वही होता है यार, एक डिज़ायर ही रह जाती है उसको अटेन करने की, लेकिन कभी अपने पास आ नहीं पाती वो। तो क्राई फॉर द मून का मतलब किसी असंभव वस्तु की कामना करना। इसके बाद है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब क्या है, क्राई यानी रोना, ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब कि फैले हुए दूध के बाद में रोना, इसके ऊपर रोना, क्या दूध फैल गया तो व्यर्थ पछताने से क्या ही हुआ, जब गिर ही गया तो कहते हैं ना कि जब पछताए बहुत का, जब चुनिया चुग गई खेत है ना। तो उसका मतलब यही है, रिग्रेट इन वैन फॉर वॉट कैन नॉट अनडन, सही बात है ना। रिग्रेट इन वैन फॉर वॉट कैन नॉट अनडन, सही बात है यार, जो व्यर्थ जो हो ही गया उसके पीछे पछताने का ही का, सही बात है ना। इसके बाद है कट आ सॉरी फिगर, ठीक है ना, क्या है कट आ सॉरी फिगर। इसका मतलब क्या है, अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, इसको बोलो, ये पढ़ो, टू पुअर टू गिव अ पुअर शो। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने कोई फिगर बनाया ये, ठीक है ना। अब मान लो मैंने ऑलरेडी ये चकोर की जगह मैंने इसको ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। तो ये फिगर कैसा हुआ, सॉरी फिगर, क्योंकि मुझे दिया था ये वाला फिगर बनाने को दिया था और मैंने इसका ये बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसका ये ऐसे और काट दूँ, कटा सॉरी फिगर, मैंने अब इसको ऐसे बना दिया, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करूँगा कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव ना छोड़ना, सीधी सी बात है, टू गिव अ पुअर शो। यहाँ से मुझे बनाना था ये, मैंने बनाया फिर ये, फिर मैंने बनाया ये, सीधी सी बात है। तो उसको बोलते हैं अपन कट अ सॉरी फिगर, ठीक है। इसके बाद चलो नीचे, कट बोथ वेज। इसका मतलब है दोनों पार्टी के पक्ष में तर्क करना, ठीक है ना। जैसे ये कट बोथ वेज, जैसे ये मेरा रास्ता था या रास्ता ही मान लो। अब मैंने क्या किया यार, अपने खेत के लिए इधर से भी ज़मीन काट, सॉरी, जैसे ये मेरा रास्ता ही है और इस रास्ते के लिए मैंने क्या किया, इधर से भी ज़मीन ले ली थोड़ी सी और इधर से भी ले ली। मतलब कि दोनों पार्टी के पक्ष में हूँ मैं, इसमें से भी और इसमें से भी, दोनों की मैं बातें, दोनों से ही मैंने काम किया है ना, तो कहीं ना कहीं दोनों के ही पक्ष में हूँ मैं, है ना। तो इसके बाद है कट बोथ वेज हो गया अपना, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, या फिर आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, क्योंकि बोथ साइड से ही तो मैंने एडवांटेज लिए है ना। इसके बाद है भैया, इसके बाद है कट नो आइस, मतलब कोई काम नहीं किया, कट नो आइस, या फिर तुम आइस, मैंने तुम आइस दे दी और तुम पे वो आइस भी नहीं कटी, सीधी सी बात है ना। तो उसको बोलते हैं अपन कट नो आइस, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं डालना, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं डालना, इसका मतलब होता है कट नो आइस का, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ्स, मतलब कि अपने कपड़ों के जितना ही कोट होना चाहिए, है ना। या फिर ये बोलूँ कि यार जितनी चादर हो उतनी पैर पसारनी चाहिए, है ना। मतलब कि जितनी अपनी आय हो ना उसके अकॉर्डिंग ही अपन को एक्सपेंसेस करने चाहिए, है ना। या फिर मैं बोलूँ टू लिव विथ इन वंस मीन्स, भाई अपने मीन्स के अंदर ही अपन को लीव करना चाहिए, सही बात है ना। जितना अपन हो उसके अकॉर्डिंग ही अपन को उसमें गुजारा करना चाहिए। इसके बाद है अपना कौन सा, डांस टू वंस ट्यून। डांस टू वंस ट्यून का मतलब होता है हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब है डांस टू वंस ट्यून, मतलब कि अपनी ट्यून पर डांस करना, ठीक है। मतलब कि जब ट्यून बजे और अपन ने डांस करना शुरू कर दिया, ट्यून कौन सी बजेगी उसके हिसाब से अपन डांस करेंगे, तो हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को मानना, ठीक है ना। डांस टू वंस ट्यून का मतलब ये है कि नाच मेरी रानी रानी, तो कहीं ना कहीं वो एक हुक्म का पालन करना है ना। इससे डांस टू वंस ट्यून को ऐसे याद रख लो, नाच मेरी रानी रानी नाच 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 नाच, ना, मतलब हुक्म का पालन करना, ठीक है, ओबेइंग वंस ऑर्डर। इसके बाद है अपना डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब कौन होता है यार, जो ऐसा होता है ना, जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए उसको बोलते हैं अपन डार्क हॉर्स, ठीक है ना। जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, खेवे ना क्या रहे वो तो घूनो या चोरा, है ना। वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली उसको बोलते हैं अपन डार्क हॉर्स, जो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाए ना उसको बोलते हैं अपन डार्क हॉर्स, है ना। इसके बाद है अपन डेड लेटर। डेड लेटर कौन सा होता है यार, जिसकी आउट ऑफ डेट निकल गई हो, जिसकी जो डेट हो वो निकल गई हो और जो अब कोई काम करना हो, ठीक है। कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, चाहे वो बात कानून की कर लो, चाहे वो फॉर्म की वैकेंसी, हाँ, चाहे वो कोई और चीज़ की कर लो, जो चीज़ आउट ऑफ डेट हो गई है ना, तो उसके लिए अपन बोलेंगे डेड लेटर। ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड, ठीक है ना। ठीक है साहब, आगे चलो। इसके बाद है डेमोकल्स स्वॉर्ड, ठीक है ना।
अब यार स्वॉर्ड तो हमेशा कैसी भी हो, चाहे वो डोमेकल्स हो, चाहे वो क्रॉस स्वॉर्ड हो, कैसी भी स्वॉर्ड हो, कहीं ना कहीं एक खतरे का प्रतीक होता है यार स्वॉर्ड, ठीक है ना। डेमोकल्स मान लो कोई बंदा है, कोई राजा है, कोई गुंडा है, कोई भी मान लो, ठीक है ना। अब इसकी स्वॉर्ड, इसके पास एक तलवार है, ठीक है ना। अब ये तो है नहीं है क्या ये तलवार की जाके पूजा करेगा मंदिर में, है ना, कि भाई मंदिर भी एक बार तो जाके बोलेगा इससे कि पहाड़ों फूल बरसाओ, हमारा डेमोकल आया है तलवार लेकर, ये तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं यार वो नेगेटिव सेंस के लिए ही, नेगेटिव काम के लिए ही रखता होगा, है ना, या फिर सिक्योरिटी के लिए रखता होगा, है ना। तो डेमोकॉल्स मान लो कोई राक्षस हुआ करता था, ये कोई राक्षस है, और इस राक्षस के पास एक तलवार थी, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते थे डेमोकल्स स्वॉर्ड, ठीक है। तो वो जो तलवार थी, वो क्या है, लोगों के सिर पर एक मंडराता हुआ खतरा था, ठीक है ना, ठीक है, मंडराता हुआ खतरा हुआ करता था, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट थ्रेट, ठीक है, कांस्टेंट थ्रेट, थ्रेट। और वैसे भी है ना, अपन वर्ड से ही पता लगा सकते हैं मीन तो, कि जैसे यहाँ पे जैसे डेमोकल स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड मतलब तलवार है, तलवार, तो तलवार कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक थ्रेट ही होगी, सही बात है ना। तलवार कहीं ना कहीं ये तो है नहीं कोई अच्छी चीज़ है तलवार, है ना, तलवार कहीं ना कहीं एक थ्रेट ही होगी लोगों के लिए, सही बात है ना यार। इसके बाद है डाई ए डॉग्स डेथ, डाई आ डॉग्स डेथ मतलब कि यार कुत्ते की मौत, मर जाना। अब कुत्ता कोई सम्मानजनक चीज़ तो है नहीं यार, देखो जहाँ पे कुत्ते का वर्ड यूज़ लेते हैं ना, वहाँ पे तो सारे मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो बात होती नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि लज्जाजनक मौत, मरना, ठीक है। टू डाई ए शेमफुल डेथ, सही बात है ना यार, ठीक है ना। कहते हैं ना कि तेरी रोटी को कुत्ता खिलाऊं, या फिर तू कुत्ते की रोटी खा ले, तो कहीं ना कहीं वो एक सम्मानजनक तो बात नहीं होती, कहीं ना कहीं गाली सेंस में ही होता है ना। इसके बाद है डाई इन हार्नेस। अब हार्नेस का मतलब कैसे यूज़ करते हैं, कि कोई बंदा है जो कहीं जॉब कर रहा है, या फिर कहीं उसकी सर्विस में डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन डाई इन हार्नेस, ठीक है। मतलब अपनी कार्यविधि के दौरान ही उसकी मृत्यु होना, कार्यविधि के दौरान, कार्यावधि के दौरान ही उसकी मृत्यु होना, डाई वाइल इन अ सर्विस, ठीक है। इसके बाद है डॉग इन द मेंजर। डॉग, अब कुत्तों को अब यार देखो, कुत्ते इनकी आदत कहाँ हो गए, या तो ऐसे हो गया कि यार कोई चीज़ अगर खाएंगे नहीं ना, तो दूसरों को भी खाने नहीं देंगे, कुत्ते की आदत ये होती है, डॉग इन द मंजर, ठीक है ना, जो दूसरे को उस सुख का भोग नहीं करने देता है जो उसके किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल मोदी की तरह है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ठीक है। ए पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग वॉट ही कैन नॉट, सीधी सी बात है यार, इनकी आदत बेकार होती है। कोई चीज़ अगर खुद के काम की नहीं है ना, अगर खुद उस सुख को भोग नहीं सकता, तो दूसरों को भी भोगने नहीं देगा, कितनी खराब बात होती है। तो डॉग इन दी मेंजर का मतलब यही होता है। इसके बाद है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर्स का मतलब होता है काफ़ी समय के बाद, या फिर मैं बोलूँ ए लॉन्ग टाइम। क्यों बोला है, क्योंकि डंकीज ईयर मतलब कि डंकी चलता है धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे चलेंगे, अगर वो साल धीरे धीरे चलेंगे, तो काफ़ी समय बाद उसका मतलब निकलेगा, काफ़ी टाइम के बाद, या फिर एक लॉन्ग टाइम। इसके बाद है ड्रॉ अ लाइन, है ना। इसके बाद है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है मर्यादा तय करना, या फिर सेट ए लिमिट। अब मान लो मैं बोलूँ कि यार ये तुम्हारा खेत है, और इस खेत में इस एरिए से आगे तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें नहीं जाना, एक लिमिट सेट कर दी मैंने यहाँ पे कि इससे आगे तुम्हें नहीं जाना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मर्यादा, एक लिमिट तय कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन ड्रॉ ए लिमिट, ठीक है। जैसे लक्ष्मण ने की थी सीता माता के लिए कि माता, आपको ये जो भी आपकी कुटिया है, और आपको इस कुटिया के से यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जाना, या फिर यहाँ तक मान लो ये कुटिया है, यहाँ तक ये कुटिया है, और ये इसका आंगन है, ये इसका आंगन है, ठीक है। तो इस कुटिया से आगे आपको नहीं जाना, लेकिन क्या होता है कि वो कुटी खुद वहाँ से बाहर आ गई, जिसके चक्कर में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया फालतू का, है ना, जिसके चक्कर में फालतू की रामायण हो गई, है ना। तो उसने लाइन जो ड्रॉ की थी ना, उसको बोलते हैं अपन ड्रॉ ए लाइन, मतलब मर्यादा तय करना, ठीक है। इसके बाद है डक इन द थंडर स्टॉर्म। डक सॉरी इसके बाद है डक इन द थंडर स्टॉर्म। अब यार बतख को तुम थंडर स्टॉर्म में छोड़ दोगे तो वो बेचारा परेशान नहीं होएगा क्या। डक इन अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म मतलब कि कोई खतरनाक जो तूफान होते हैं ना, उनको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। तो उसमें होएगा तो परेशान हो जाएगा बेचारा, पेनफुल कंडीशन में होएगा, सीधी सी बात है। बतख बेचारा शांत पानी में रहने वाला होता है, अब उसको थंडर स्टॉर्म में छोड़ दोगे तो बेचारा मर ही जाएगा ना, बहुत दिक्कत पाएगा, बहुत परेशानी में होएगा, इन अ पेनफुल कंडीशन। इसके बाद है ईगल डाई। ईगल डाई थिंक बोलते हैं, बाज को बोलते हैं। ईगल डाई मतलब शायद बाज होता है। तो बाज की नज़र कैसी होती है, तेज नज़र वाला। बाज की नज़र कैसी होती है, तेज, विथ कीन
आई साइट, विथ कीन आई साइट, ठीक है। बाज की नज़र कैसी होती है, बहुत तेज। ईगल डाई, ईट हम्बल पाए, ईट हम्बल पाए का मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, या फिर टू अपोलोगाइज, टू अपोलोगाइज, ठीक है ना, माफ़ी मांगना या फिर शर्मिंदगी झेलना। ईट हम्बल पाए का मतलब मैंने वो, कहते हैं ना कि यार मैंने वो शब्द चबा गई, मैं वो शब्द चबा गया, कहते नहीं है क्या। कोई चीज़ को अगर कोई आदमी को बुरा लगे ना, तो क्या है वो लाइक सोचता है कि यार लेट इट बी, होने दे, मतलब कि वो जो बर्ड होते हैं ना जो उसको बुरे लगते हैं वो उनको अंदर ही अंदर चबा लेता है, ईट हम्बल बर्ड। तो कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी झेलता है तभी तो चबाता है ना। टू अपोलोजाइज। इसके बाद है ईट वंस बर्ड्स, ईट वंस बर्ड्स का मतलब होता है ईट यानी खाना, वंस वर्ड्स यानी अपने शब्द, मतलब कि अपने शब्दों को वापस लेना, ठीक है। अब खाए हुई तो कैसे, लेकिन वापस तो ले सकता है ना, वो जो उसने बोला उसको वो वापस तो ले सकता है ना, शब्द वापस लेता। टेक अ स्टेटमेंट बैक, सीधी सी बात है, ठीक है। अपने मुंह से दिए थे वो ऑर्डर्स और अपने मुंह से उसने वापस ले लिए, तो उसके लिए बोलेंगे अपन ईट वंस वर्ड। इसके बाद है एल्वो रूम, एल्वो रूम का मतलब क्या होता है, काम करने की स्वतंत्रता, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब एल्बो रूम कौन सा रूम होता है, एल्बो रूम जिसमें काम करने की अपन को फुली फ्रीडम होती है, ठीक है ना। एल्बो रूम कौन सा, जिसमें काम करने की अपन को फुली फ्रीडम होती हो, उसको बोलते हैं अपन एल्बो रूम, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक का मतलब है कोई परिणाम ना निकलना, एंड इन स्मोक का मतलब है कोई परिणाम ना निकलना। सीधी सी बात है यार, कोई चीज़ थी मेरे पास, अब मैंने इसको जला दी, अब इसका धुआं निकल रहा है, ये इसका धुआं निकल गया, ठीक है। तो अब सही बात है यार, कोई परिणाम नहीं निकलना, वो चीज़ अगर तुमने जला दी तो सीधी सी बात है कोई काम की रही नहीं, तुमने स्मोक में ही तुमने उसको निकाल दिया, इसका मतलब कोई परिणाम नहीं निकला, कम टू नथिंग, सही बात है ना यार। एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, कोई परिणाम नहीं निकलना। इसके बाद है एस्केप वंस लिप्स, वंस यानी अपना, लिप्स यानी लिप्स, एस्केप यानी कुछ निकल जाना, मतलब कि अपने लिप्स से कुछ निकल जाना, या फिर मैं बोलूँ बोल जाना, मतलब कि स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि यार अनइंटेंशनली अपन ने कुछ बोला और अनएक्सपेक्टेडली अपन ने कुछ बोला, ठीक है ना। इसका मतलब वो होता है कि या तो अनएक्सपेक्टेडली आपने कुछ बोल दिया या फिर अनइंटेंशनली आपने कुछ बोला, उसको बोलते हैं अपन एस्केप वंस लिप्स, ठीक है साहब। इसके बाद आओ फेबियन पॉलिसी, फेबियन पॉलिसी क्या होती है, सावधानी पूर्ण मंदगति नीति। इसका मतलब होता है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, या फिर पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, मतलब कोई भी अपने जो डिसीजंस वगैरह होते हैं ना, जो भी अपने लेट जो अपने डिसीजन होते हैं उनकी जो नीति होती है उसको अपन बोलते हैं फेबियन पॉलिसी, ठीक है ना। फेबियन पॉलिसी कौन सी, जिसके निर्णय लेट होते हैं उसको बोलते हैं अपन फेबियन पॉलिसी, सी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है ना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने स्क्वायर बना दिया, एकदम फेयर है और स्क्वायर शेप में है, तो मतलब मैंने इसको बनाया है एकदम निष्पक्ष स्वभाव से, एकदम हॉनेस्ट वे में, ठीक है ना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष या फिर इन एन हॉनेस्ट वे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फेयर सेक्स, फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है कि नारी जाति, नारी जाति या फिर बोलूँ वुमेन, इसको बोलते हैं अपन वुमेन, जिसको अपन बोलते हैं फेयर सेक्स, ठीक है ना। ऐसे याद रख लो, देखो याद नहीं रहे तो फेयर, फेयर लवली कौन लगाती है, लड़कियाँ, ठीक है ना। फेयर लवली कौन लगाती है, लड़कियाँ, मतलब कि शी, ठीक है, यानी कि फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है। और सेक्स दो होते हैं, एक तो फीमेल होता है एक मेल होता है, तो सेक्स से मतलब फीमेल, मतलब कि लड़कियाँ, इसका मतलब निकलेगा किससे, वुमेन से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है अपना फेयर वेथर फ्रेंड, इसके बाद है अपना फेयर वेथर फ्रेंड, मतलब कि जो वेदर के हिसाब से अपना साथ दे, ठीक है। फेयर वेथर फ्रेंड, ठीक है, मतलब कि जो मुसीबत में साथ न दे, सेल्फिश फ्रेंड्स वार विथ अस, वार विथ अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशन। अब फेयर वेथर फ्रेंड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा दोस्त, फेयर वेथर फ्रेंड का मतलब ऐसा दोस्त जो मुसीबत के टाइम पे अपना साथ नहीं देगा, पर जब अपना अच्छा टाइम चल रहा होगा ना, जब अपना साथ देगा, उसको बोलते हैं अपन फेयर वेथर फ्रेंड, मतलब कि मौसम के हिसाब से रंग बदलने वाला दोस्त, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फैंसी प्राइस क्या होती है, इसके बाद है अपनी फैंसी प्राइस, फैंसी प्राइस क्या होती है, मुँहमांगी कीमत, या फिर एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस। सीधी सी बात है यार, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था ना, उस टाइम पे लोगों ने जो क्या बोलते हैं ये गुटखा वुटखा होते हैं, 5-5 रुपये के 50 रुपये में बेचे थे अपनी फैंसी प्राइजेस पे, है ना। और लोगों की
मतलब महंगी कीमत पे, है ना, और लोगों ने एट एनी कॉस्ट उसको लिया था, है ना, एट डिमांडेड प्राइस पे, तो इसका मतलब निकल गया है फैंसी प्राइस से। इसके बाद है फेदर इन द कैप। अब सीधी सी बात है, मेरे पास कोई कैप है और उस कैप में मान लो फेदर लगा दिए, पंख लगा दिए, या फिर ये तो लोग शायद शादी के टाइम पे जो फेटा पहनाते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, एक मोर पंख लगाते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक सक्सेस का तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉस्पेरिटी का, या फिर बोल सकते हैं एक सक्सेस का ही मान लो, है ना, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस में उसका मीन निकलता है, एक अच्छी उपलब्धि। आज शादी कर रहा है, मतलब एक कहीं ना कहीं एक अच्छी उपलब्धि है ना, एडिशनल सक्सेस, ठीक है। इसके बाद है फेदर वंस नेस्ट। फेदर्स वंस नेस्ट मतलब अपना जो घोंसला है उसका पंख होना, ठीक है ना। अब अपना जो खुद का घोंसला है, अपना जो खुद का नेस्ट है, ठीक है, फेदर्स वंस नेस्ट अपने घोंसले का पंख होना, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पद का कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है ना, अपने ही नेक्स्ट का फेदर होना, मतलब कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना, भविष्य के लिए जुगाड़ करना, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, ठीक है ना, वही निकला इसका मतलब, ठीक है ना। फेदर वंस नेस्ट का मतलब अपने ही नेस्ट का पंख होना, ठीक है। इसके बाद है फाइट शाई ऑफ। इसका मतलब तो याद कर लेना यार, देखो फाइट शाई ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना, ठीक है। फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है टालना, फाइट शाई ऑफ, फ्लाइट, फाइट शाई ऑफ का मतलब टालना, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और पर्सन, ठीक है ना, एक थिंग या फिर एक पर्सन को क्या बोलते हैं, अवॉइड करने का अटेम्प्ट करना, ठीक है ना, अवॉइड करने के बारे में सोचना, फाइट शाई ऑफ का मतलब, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर कौन सा होता है, रुका हुआ पानी। अब रुके हुए पानी में जो फिश होती है वो क्या होती है कि विषम परिस्थितियों में फ़ायदा उठा लेती है भाई, सीधी सी बात है। फिश इन द ट्रबल्ड वाटर ओनली। फिशेज़ का नेचर होता है कि यार वो चलते हुए पानी में रहे, है ना, लेकिन अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें भी वो तो फ़ायदा उठा लेती है, जो विषम परिस्थिति होती है ना उसका फ़ायदा उठा लेती है। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स, ठीक है। इसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर। अब भाई मछली जल की रानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, वो पानी पड़ी होएगी। अब बाहर निकालेंगे उसको तो कष्टप्रद अवस्था में जाएगी, वो मर जाएगी, है ना, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट अपना फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, या फिर मैं बोलूँ असुविधा, या फिर मैं बोलूँ ए स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग। मैं एक बात बोलूँ, अगर मान लो किसी को खुजली हो रखी है ना, और उसने खुजली के बाद कोई ऐसा लोशन लगा लिया जिससे उसके बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, सही बात है ना, तो वो क्या करेगा, हेलीकॉप्टर मोड में इधर उधर मोशन करेगा, इधर उधर भगदड़ होएगा, सही बात है ना। जैसे एक बार जालिम लोशन लगाई थी मैंने, हाथ पैरों में खुजली हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं ऐसे फ्लाइन इन द ऑइंटमेंट हो गया था। ऑइंटमेंट लगाते ही मेरी, ये देख लो कि फ्लाई, ऑइंटमेंट लगाते ही मैंने फ्लाई कर दिया था, मतलब, है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मतलब कि असुविधा, ठीक है। इसके बाद है अपना फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज क्या होता है, झूठी उम्मीद में खुश होना, या फिर ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस। इसका मतलब ये है कि यार फूल्स पैराडाइज मतलब कि क्या बोलते हैं, मूर्खों का स्वर्ग, सीधी सी बात है। वहाँ पे लोग मानते हैं कि यार मैं ही सबसे ज़्यादा दुनिया का विद्वान हूँ, है ना, तो वो झूठी उम्मीद में खुश रहते हैं। और ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजंस, ठीक है ना। इसके बाद है 40 विंग्स, है ना। इसके बाद है 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी, विंग्स का मतलब होता है झपकी, है ना। 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी, झपकी, या फिर मैं बोलूँ ए नैप, मतलब कि 2-4 मिनट के लिए, जैसे मान लो 2 घंटे तक पढ़ ले, फिर उसके बाद अपन 10 मिनट के लिए अपन सोते हैं ना, एक नैप लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन 40 विंग्स। 40 विंग्स, 40 विंग्स। इसके बाद है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव क्या होता है, बिना सूचना के अनुपस्थित होना, मतलब कि अपन कहीं जा रहे और अपन ना बिना सूचना के अपन एब्सेंट हो गए, ठीक है। ए लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ परमिशन, उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव। इसके बाद है अपने फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, उसको बोलते हैं अपन फ्रिंज बेनिफिट्स। एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, सैलरी के अलावा जो भी अपन को अदर एडिशनल सैलरी मिलती है ना, DA, HRA और कन्फेक्शनरी अलाउंस, ग्रोसरी अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, उनको बोलते हैं अपन फ्रिंजी बेनिफिट्स। इसके बाद है फ्रॉम हैंड टू माउथ। अब हैंड टू माउथ का सेंस उस सेंस में यूज़ किया है कि केवल गुजारा चल पाना, मतलब कि सिर्फ गुजारा भर, या फिर प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स, ठीक है ना।
केवल गुजारा चल पाना। इसके बाद है अपना कौन सा, गाला डे। गाला डे का मतलब होता है आनंदोत्सव का दिन। गाला डे का मतलब कौन सा होता है, आनंदोत्सव का दिन या फिर सेलिब्रेशन डे, उसको बोलते हैं अपन गाला डे। इसके बाद है अपना कौन सा, गेट अवे विथ। गेट अवे विथ यानी बच निकलना, गेट अवे। यहाँ इसको पहले यहाँ से पढ़ो, गेट अवे, गेट अवे। गेट अवे का सेंस निकलता है बच निकलना से, ठीक है। तो गेट अवे विथ का मतलब निकलता है, गेट अवे विथ का मतलब बच निकलने से, ठीक है। बच निकलना, टू एस्केप। टू एस्केप किसका मतलब निकलता है, बच निकलना, गेट अवे विथ का, है ना। इसके बाद है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब क्या होता है कि काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। सीधी सी बात है, क्या है, काम गंभीरतापूर्वक आरंभ करना। टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, मतलब कि कोई भी काम को अपन सीरियसली करते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन गेट डाउन टू, या फिर काम को गंभीरतापूर्वक आरंभ करना, ठीक है। इसके बाद है, इससे पहले अपन ने पढ़ा गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का सेंस कैसे निकला था, इसके पहले अपन ने पढ़ा था गेट अवे विथ मतलब कि कोई काम से बच निकलना। इसके बाद पढ़ा अपन ने गेट डाउन टू, मतलब कोई काम को जब अपन सीरियसली करना स्टार्ट करवे ना, तो बाबू अपन बोला गेट डाउन टू। इसके बाद अपन ने पढ़ा गेट इनटू अ सूप, ठीक है। अब सूप कैसा होता है, ऐसा अनटेस्टी सा होता है, जिसका जो मतलब टेस्ट भी होता है तो सोर टेस्ट होता है और पीने में काफ़ी बुरा लगता है ना। तो वो बुरे सेंस में सूप का मतलब निकलता है ना। तो गेट इनटू अ सूप मतलब कि झंझट में पड़ना। यार कहाँ झंझट में पड़ गया कि मेरे को सूप पीना पड़ रहा है, सीधी सी बात है, गेट इनटू ट्रबल, ठीक है ना। सूप का मतलब नेगेटिव सेंस में लेते हैं, कहीं ना कहीं एक अनप्लीजेंट कंडीशन में लेते हैं, झंझट में पड़ना, ट्रबल यहाँ से लिया गया है। गेट इनटू हॉट वाटर, ठीक है ना। अब हॉट वाटर में आने का मतलब ये है कि समस्या में पड़ना। भाई अपन को अगर गर्म पानी में डाल दे तो अपने लिए वो तो बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति हो जाएगी ना। मतलब कि अपन सोचेंगे यार कहाँ समस्या में फंस गए यार, कहाँ पानी में आ गए, गर्म पानी में। गेट इनटू ट्रबल, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, गेट इनटू ट्रबल, गेट इनटू अ सूप और गेट इनटू हॉट वाटर, दोनों का सेंस एक ही निकल रहा है, गेट इनटू ट्रबल। इसके बाद अपन पढ़े गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब क्या होता है कि गेट ऑफ का मतलब तो होता है निकलना। गेट ऑफ जो है ना अपना, ये जो अपना है गेट ऑफ, इसका मतलब तो होता है निकलना। और स्कॉट फ्री यानी ए दंडित मुक्ति, मतलब कि बिना दंड के मुक्ति होना, ठीक है। मतलब कि ए दंडित निकल जाना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब ए दंडित निकल जाना, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, ठीक है। इसके बाद है गेट ऑन वंस नर्व, मतलब कि गेट ऑन वंस नर्व मतलब कि जो अपनी जो नर्व है ना, त्योरियाँ चढ़ाना, शायद इसका मतलब ये भी होता है। गेट ऑन वंस नर्व का मतलब है अपनी नर्व पर चढ़ना, मतलब कि तंग करना, यही तो इसका मतलब, तंग करना। या फिर टू इरिटेट और एनोय, किसी चीज़ से इरिटेट होना और एनोय होना, ठीक है। गेट ऑन वंस नर्व का मतलब होता है तंग करना, टू इरिटेट और एनोय। इसके बाद है गिबल गेवल, ठीक है। गिबल गेवल का मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप, या फिर मैं बोलूँ फुलिश टॉक, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये है ना अपना गेव, गेव, जी ए, गेव, गेव का मतलब निकलता है अपना बात करने से, कहीं ना कहीं, है ना। बात करने के सेंस से इसका मतलब निकलता है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। गेव का मतलब निकलता है कहीं ना कहीं बात करने से, ठीक है। गिवल, गिवल गेवल का मतलब क्या हो गया, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप और एक मूर्खतापूर्ण वार्तालाप और एक फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद है गिफ्ट ऑफ द गेव। अब गेव का मतलब भी किससे निकलता है, बात करने से, है ना। और गिफ्ट ऑफ द गेव का मतलब ये है कि यार, गेव का मतलब तो जैसे मैंने बोल दिया आपसे, बोल चाल, है ना, बोलने से सेंस है। तो बोलने का गिफ्ट, तो मतलब कि बोलता अच्छा होगा कहीं ना कहीं, तो मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग इसका मतलब निकलेगा, है ना। और मैं बोलूँ चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह या फिर बोलने की शक्ति, ठीक है। बोलने की शक्ति, गिफ्ट ऑफ द गेव मतलब कि इसको बोलने का गुण तो भगवान ने अच्छा दिया है, गिफ्ट ऑफ द गेव, ठीक है। टैलेंट फॉर स्पीकिंग। इसके बाद है गिव अ पीस ऑफ माइंड, सीधी सी बात है, इसका मतलब होता है डांटना, ठीक है। और इसको बोलूँ मैं टू रिव्यूक और स्कोल्ड, मतलब किसी को डांटना, वो ये फटकार लगाना, किसी को डांटना, उसी से मतलब है। कहते नहीं है क्या, मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊं, ठीक है। किसी को डांटते जब, कहते नहीं है क्या, यार तू क्यों अपना दिमाग खपा रहा है इसमें, तू तेरा काम करना, मतलब तू क्यों डांट रहा है उसको, तू अपना काम कर। तो गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब डांटना, और टू रिव्यूक और स्कोल्ड। इसके बाद है टू थ्रू, सॉरी सॉरी, गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब कि कोई काम को करने के लिए फायर या फिर वाटर, फायर या फिर वाटर, कैसे भी करके वो काम, इससे गुजर के वो काम करना, मतलब कि कोई भी खतरा मोल लेना, सीधी सी बात है भाई, गो थ्रू फायर एंड वाटर, टू ब्रेव एनी डेंजर, सही है। इसके बाद आओ गो टू डॉग्स, ठीक है ना। कहते नहीं है तू कुत्तों के पास जा। अब कुत्तों को हमेशा बेचारों का जो यूज़ करते हैं ना, एक नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं इनका, एक मतलब डिसरेस्पेक्ट टाइप में यूज़ करते हैं इनका। गो टू डॉग्स मतलब व्यर्थ होना,
टू डिटेरियोरेट या फिर टू जनरेट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन गो टू डॉग्स, ठीक है। टू डिटेरियोरेट और एक टू डी जनरेट, उसको बोलते हैं अपन गो टू डॉग्स, मतलब कि व्यर्थ होना। इसके बाद है अपना गो टू रैक एंड रूइन। अब इसका मतलब केवल यहीं से निकाल लेना, कहाँ से, रूइन से। रूइन यानी विनाश होना, इसका मतलब क्या निकलेगा फिर, विनाश होना। टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, मतलब कि टू डिके यानी क्षय होना और गेट डिस्ट्रॉयड यानी विनाश हो जाना, ठीक है। गो टू रैक एंड रूइन। इसके बाद है गुड सैमेरिटन। गुड सैमेरिटन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। दयालु व्यक्ति, ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज। ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, ठीक है। गुड सैमेरिटन का मतलब क्या होता है, दयालु व्यक्ति, ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज। आगे जाओ, 132 तक तो हो गए अपने। सॉरी, मैंने ये यहाँ आपको ये पूरा नहीं बताया दयालु व्यक्ति वाला। ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस। जब मतलब लोग परेशानी में होते हैं ना, थोड़े दुखी होते हैं, तब उनको सिंपैथी देना, ठीक है ना। एक दयालु व्यक्ति होगा तो वो यही काम करेगा ना। कोई आदमी अगर परेशान है, जिसको अपनी ज़रूरत है, तो उस टाइम पे वो सिंपैथी भी देगा, है ना। इसके बाद है ग्रास विडो। ग्रास विडो का मतलब क्या होता है कि ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, या फिर ए वुमेन हु इज़ सेपरेटेड, जो अलग रहती हो, डिवोर्स्ड हो, और लीव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से दूर रहती हो। अब पति अगर पास में हो तो कहीं ना कहीं उसको फील भी हो कि आई एम नॉट विडो, लेकिन जब पति बहुत दूर हो, है ना, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील होता है लाइक मैं बिल्कुल विडो की तरह रहती हूँ, ठीक है। तो वो बोलेगी ग्रास विडो, ठीक है। इसके बाद है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना या फिर होता है टू ब्राइब, ठीक है। अब एक बात बोलो यार, क्या है ग्रीज द पाम, मतलब कि जो अपने हाथ की जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, पाम, पाम को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। इसको जब ग्रीस करते हैं ना, जब इसको ग्रीस करते हैं तो इसका मतलब होता है रिश्वत देना, मैं रिश्वत दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद टू ब्राइब, है ना। इसके बाद है अपना ग्रीन रूम, ठीक है ना। अब ग्रीन रूम किन का होता है, अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, सही बात है ना। ग्रीन रूम वो भी होता है और इसमें शूटिंग होती है, वो रूम भी कुछ ग्रीन कर देते हैं, है ना। तो ग्रीन रूम से मतलब याद याद ये रखना कि यार सिनेमेटोग्राफी में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। अभिनेता का जो वेशभूषा का रूम होता है उसको बोलते हैं ग्रीन रूम। ए लॉन्ग लॉन्ग इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, ठीक है ना, वहाँ पे जो ये लोग रेडी होते हैं उसको बोलते हैं, है ना। इसके बाद है ग्रिस्ट टू वंस मील। ग्रिस्ट टू वंस मील का मतलब होता है फ़ायदेमंद। ऐसे याद रख लेना यार कि वंस मील यानी जो अपनी मील है उसका ग्रिस्ट होना, तो वो अपने लिए तो फ़ायदेमंद ही होगा ना, पैसे बच जाएंगे एक आदमी के। ग्रिस्ट को मान लो यार एक तरीके से, एक मान लो, सेंस तो मुझे इसको पता नहीं है ग्रिस्ट का, लेकिन अपनी मील का ही ग्रिस्ट होना मतलब अपने लिए फ़ायदेमंद ही होगा, है ना। समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वन एडवांटेज, मतलब कि अपने एडवांटेज के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद है हेल्क्योन डेज। हेल्क्योन डेज, हेल्क्योन डेज कैसे होते हैं, खुशगवार दिन, ठीक है। हेल्क्योन डेज कैसे होते हैं, खुशगवार दिन, या फिर मैं बोलूँ पीसफुल डेज, ठीक है ना। पीसफुल डेज हेल्क्योन डेज को बोलते हैं, है ना। इसके बाद आप आ जाओ हैमर एंड सिकल। अब हैमर एंड सिकल क्या है कि ये समाजवाद का प्रतीक है। बहुत से क्या है, जो भी समाज के जो सोशल रिफॉर्मिस्ट होते हैं ना, तो उनके हाथ में ये देखने को मिलता है, जैसे भारत माता है अपनी, है ना, तो इन लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है, हैमर एंड सिकल या फिर कुछ भी, जिसको ये समाजवाद का प्रतीक मानते हैं, या फिर मैं बोलूँ ये सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनलिज्म इन जनरल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड यानी हथौड़ा और चिमटा। अब कोई काम कर, जैसे मान लो कोई लोहार है, अब वो लोहार क्या करेगा, चिमटे की सहायता से और हथौड़े की सहायता से अपना काम करता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कि अपन यार तू बहुत ही अधिक मेहनत से काम कर रहा है, सीधी सी बात है, विथ ग्रेट एफर्ट ऑफ एनर्जी, सही बात है ना यार। इसके बाद आ जाओ हैंड एंड ग्लोव विथ, सीधी सी बात है, हाथ और हाथों में जो ग्लोव पहनते हैं वो दोनों, मतलब कि दोनों चीज़ों से। अब दोनों चीज़ें एक साथ है, इसका मतलब दोनों का सहयोग मिल रहा है, एक अच्छा सहयोग है, इन क्लोज कोऑपरेशन, सीधी सी बात है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट हैंग बाय ए थ्रेड। हैंग बाय ए थ्रेड मतलब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि अपन ने क्या किया, उसको हैंग कर दिया, ठीक है ना। हैंग बाय ए थ्रेड मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में होना, इसलिए अपन ने उसको हैंग कर दिया, ठीक है। बहुत नाजुक स्थिति में होना, इसलिए अपन ने उसको हैंग कर दिया। बी इन अ रिस्की सिचुएशन, ठीक है, उस चीज़ को अपन ने लटका दिया कहीं, ठीक है, नाजुक स्थिति में होने की वजह से लटका दिया। इसके बाद है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक वो होता है कि कोई जटिल समस्या है जिसको क्रैक कर पाना या फिर जिसको ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल हो, उसको बोलते हैं अपन जटिल समस्या, ठीक है ना, हार्ड नट टू क्रैक। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम
टू सॉल्व, या फिर ए पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाओ होल ओवर द कोल्स। होल ओवर द कोल्स का मतलब होता है कोसना किसी को या फिर भतसना करना, किसी आदमी को कोसना या फिर भतसना करना, या फिर टू टेक टू टास्क और एक टू रिप्रीमेंड, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखोगे यार, ये जो होल्स है ना, ये इस होल से याद रखना यार, या फिर नहीं नहीं नहीं, आप इसको ऐसे याद रखना, मैं आता हूँ, इसको ऐसे याद रखना आप। यहाँ पे जो ये लिखना है ना कोल्स, तो कोल से निकालना कोसना, ठीक है, कोल से निकालना कोसना, ठीक है, कोल से निकालना कोसना, ऑल ओवर द कोल्स मतलब कोसना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, हैव फिंगर इन द पाई, मतलब कि पाई में फिंगर होना। पाई में मतलब पाई, मान लो कोई काम चल रहा है उस, और उसमें जाके अपने भी पार्टिसिपेट कर लिया, अपने भी अपनी फिंगर उसमें पुट कर दी, तो क्या बोलेंगे, किसी कार्य में शामिल रहना, ठीक है ना। टू हैव फिंगर इन द पाई मतलब कि उस पाई में मेरी भी फिंगर थी, मतलब मैंने भी काम किया है। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, ठीक है। इसके बाद है हैव वंस हैंड्स फुल, मतलब कि अपने हाथें फुल रखना, अपने हाथों को फुल रखना, मतलब अपने पास कोई काम है ही नहीं, अपने हाथ तो फुल है ऑलरेडी, है ना। अब अपने पास कोई काम की कमी है ही नहीं, सॉरी, है ना, काम की कमी नहीं होना, क्योंकि दोनों हाथ तो अपने भरे हैं। टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड। इसके बाद है अपना हैव वंस वे, ठीक है ना। हैव वंस वे मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार, हैव वंस वे अपने अकॉर्डिंग कीजिए, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार। द वे वन वांट्स, एक ऐसा रास्ता जिसको हम चाहते हैं, ठीक है ना। हैव वंस वे, ठीक है ना, याद रखना अपनी इच्छा के अनुसार। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, इसको मैं बोलूँ, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब है कि एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना, उसको बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, ठीक है ना। कि मतलब एक आग में बहुत सारे आयरन है ना, मतलब कि एक फायर में बहुत सारे आयरन है, मतलब कि एक ही समय में कई कार्यों में तुम शामिल हो रहे हो, ठीक है ना। टू बी इन्वॉल्व्ड इन मैनी प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। इसके बाद है अपना हैंड पिक्ड हस्बैंड, जिसका अपन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हम जैसे लोग बनने वाले हैं। हैंड पिक्ड हस्बैंड, ठीक है, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम, ठीक है ना। पर यार जब जोरू अपनी है तो उसका गुलाम बनने में क्या दिक्कत है भाई, जोरू का गुलाम, या फिर एडमायरर ऑफ बंस आउन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, ठीक है ना। हैंड पिक्ड हस्बैंड का मतलब क्या होता है, जोरू का गुलाम, या फिर मैं बोलूँ एडमायरर ऑफ बंस आउन वाइफ, मतलब अपनी जो खुद की वाइफ है उसकी प्रशंसा करने वाला, इन्हें सर्वाइल मैनर, एक अच्छे सेंस में, ठीक है ना। मतलब सर्वाइल मैनर होता है कि सेवक की तरह काम जो करे, है ना। इसके बाद है हरक्यूलिन टास्क, और हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, बहुत कठिन कार्य, है ना, या फिर टास्क रिक्वायरिंग ट्रमेंडियस एफर्ट, मतलब कि कोई टास्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, उसको अपन बोलते हैं बहुत कठिन कार्य, हरक्यूलिन टास्क, ठीक है। इसके बाद है हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, इसके बाद है हाई एंड ड्राई, जिसका मतलब निकलता है अकेले से, या फिर मैं बोलूँ इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, या फिर मैं बोलूँ डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, है ना, वंचित सिचुएशन मतलब कि वंचित स्थिति में, है ना, अकेला पड़ गया। हाई एंड ड्राई का मतलब है अकेला पड़ना, हाई एंड ड्राई मतलब अकेला, इन ए डिप्राइव्ड सिचुएशन, या फिर जिसको बोल सकते हैं अपन एलोन, ठीक है ना। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है एलोन। इसके बाद है अपना हाई हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब है अपने ऊपर कोई बड़ा हाथ किसी ने रखा हुआ है, किसी का अपने ऊपर हाई हैंडेड है, तो अपन क्या अपनी, फिर अपन लोग क्या ही करेंगे, अपन निरंकुश हो जाएंगे, अपने मन में जो आएगा अपन वो करेंगे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ओवर बियरिंग, ठीक है ना, ओवर बियरिंग। इसके बाद है हाई लिविंग, हाई लिविंग क्या होती है, ऐश आराम की ज़िंदगी, ठीक है। लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज़, लिविंग मतलब कि अपना जो लाइफ है वो कंफर्टेबल भी होगी और ईज़ भी होगी, चिंता रहित एकदम, है ना, हाई लिविंग ऐश आराम की ज़िंदगी जो होगी, है ना। इसके बाद है अपना हिट बिलो द बेल्ट, मतलब कि बेल्ट के नीचे वार करना, कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे वार करना मतलब एक गलत जगह पे वार करना, ठीक है, गलत तरीके से प्रहार करना। अब यार बेल्ट से नीचे मारेगा तो वो तो गलत जगह है ना पीटने के लिए, है ना, तो गलत तरीके से प्रहार करना, या फिर टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है। इसके बाद है हिट द जैकपॉट, जैकपॉट क्या होता है, बड़ी कामयाबी मिलना, हिट द जैकपॉट मतलब बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग या फिर ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, ठीक है ना। अब जैकपॉट तो यार बाय लक ही मिलता है ना। हिट द जैकपॉट बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग या फिर ग्रेट सक्सेस स्पेशली लकीली। इसके बाद है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है ना, मतलब कि सही निशाना मारना एकदम, मतलब कि सही समय पर सही बात करना या फिर सही कार्य करना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है। टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसका मतलब क्या है, टू डू द राइट थिंग मतलब कि
राइट थिंग मतलब कि सही चीज़ करना एट द सही टाइम पे। सही बात है, सही टाइम पे कहते हैं ना कि सही टाइम पे चौका मारा है, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इसके बाद है ऑप्शंस चॉइस। ऑप्शंस चॉइस कैसी होती है? कोई विकल्प नहीं होना, नो अल्टरनेट जिसका हो, उसको बोलते हैं ऑप्शंस चॉइस। कहते हैं ना कि यार मेरे को क्या है, ये सैमसंग का S24 अल्ट्रा पसंद आ गया एंड नाउ आई हैव नो चॉइस एट ऑल। अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो मैं इसको बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा? ऑप्शंस चॉइस। ठीक है। इसके बाद है होल एंड करंट पॉलिसी, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, सॉरी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी कैसी होती है? गुप्त नीति, गुप्त नीति या फिर सीक्रेट पॉलिसी। ऐसे याद रख लो कि यार कॉर्नर पॉलिसी मतलब कॉर्नर एक ऐसा प्लेस होता है जो छिपा हुआ होता है। अब अपन लोगों को भी छिपना होता है तो अपन कहाँ छिपते हैं? कॉर्नर में जाके छिप जाते हैं, है ना। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मतलब गुप्त नीति या फिर सीक्रेट पॉलिसी। ठीक है। इसके बाद है अपना हु एंड क्राई। हु एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला, है ना। या फिर एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई। एनी लाउड, कोई भी मतलब लाउड पब्लिक आउट क्राई, उसको बोलते हैं अपन हो हल्ला। ठीक है।